जी 2006 की ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसे देखते हैं हम। 2 point masses m1 m2 are connected by a spring of natural length L naught. The spring is compressed such that the 2 point masses touch each other. स्प्रिंग को कॉम्प्रेस इतना कर दिया है कि दोनों मासेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं। खैर कैसे टच कर रहे हैं पॉइंट मासेस मुझे ये तो नहीं पता, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और स्प्रिंग काफी कॉम्प्रेस कर दिया गया है, टच ईच अदर मतलब उनके बीच में मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हो गया है। एंड दे आर फास्टन बाय स्ट्रिंग। अब एक स्ट्रिंग से उन दोनों को फास्ट कर दिया जाता है। अब हम समझ रहे हैं कि यह m1 है, यह m2 है, और किसी स्ट्रिंग से उसे फास्ट कर दिया जाता है दोनों को, और उनके बीच में एक स्प्रिंग भी है ऑलरेडी। तो पहले अच्छे से कंप्रेस कर दिया, फिर स्ट्रिंग बांध दी, तो स्ट्रिंग के कारण अब एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। स्प्रिंग का कंप्रेशन उन्हें कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन स्ट्रिंग के कारण वो अभी एक दूसरे से कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहेंगे। तो ये एक सिस्टम हो गया। Then the system is moved with a velocity v naught along positive x axis. अब सिस्टम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करता है विथ v naught. When the system reaches the origin, ओरिजिन पे पहुंचता है। सिस्टम ओरिजिन पे पहुंचने का मतलब है कि दोनों पॉइंट मासेस का इतने पास हो गए हैं, इतने पास हो गए हैं कि ऑलमोस्ट वह एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह हो गया है। यानी मैं इसे बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको, बिल्कुल छोटा लेना चाहिए। दो छोटे छोटे मास हैं एक दूसरे के बिल्कुल बंधे हुए हैं, स्प्रिंग है यहाँ पर और स्ट्रिंग भी है। यू कैन नॉट सी बिकॉज दीज आर पॉइंट मासेस, और स्ट्रिंग भी इतनी छोटी है, स्प्रिंग भी इतना छोटा है कि दोनों का सेंटर ऑलमोस्ट मान के चले। अगर ऐसा हुआ है बड़ा साइज भी है तो इसे मान लेते हैं सिस्टम का सेंटर ओरिजिन पे आ गया है एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करते करते, और यह मोशन वी नॉट है। आप इसे यहां बड़ा देख रहे हैं, यहां पर यह छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, व्हेन द सिस्टम रीचेस द ओरिजिन द स्ट्रिंग ब्रेक्स। स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है। स्ट्रिंग ब्रेक होने के बाद स्प्रिंग कॉम्प्रेस से डिकॉम्प्रेस होगा और वह इन दोनों मासेस को पुश करेगा। ब्रेक्स एट t is equal to 0. The position of the point mass m1 is given by x1 is v naught t minus a1 minus cos omega t, where a and omega are constants. x1 given है with the time as a function of time t. And क्वेश्चन पूरा करते हैं। फाइंड द पोजिशन ऑफ सेकंड ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। x1 गिवन है, x2 फाइंड करना है हमें। और हम सबसे पहले देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कहां होगा। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। सेंटर ऑफ मास सिस्टम का t नॉट पर, एट t नॉट इट इज एट x इज इक्वल टू 0। एट t इज इक्वल टू t सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा x होगा v नॉट t, क्योंकि हम देख रहे हैं सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए v नॉट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो रहेगी कांस्टेंट रहेगी x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन की में। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी v नॉट t, यह सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वैल्यू है, और यही x की वैल्यू m1 x1 m2 x2 होगी इन टर्म्स ऑफ देयर कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स m1 एंड m2। तो यहां पर हमारे पास m1 m2 भी गिवन है, x1 गिवन है, x2 फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू सेंटर ऑफ मास की आफ्टर टाइम t v नॉट t होना चाहिए। एट टाइम t लिख रहे हैं, एट टाइम t लिख रहे हैं इस इक्वेशन को हम। यहां से x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं v नॉट t इंटू m1 m2 हो जाएगा। यह देखिए v नॉट t इंटू m1 प्लस v नॉट t इंटू m2 हो जाएगा। m1 x1 आपके पास गिवन है, m1 v नॉट t हो जाएगा माइनस m1 a1 माइनस कॉस ओमेगा t हो जाएगा, प्लस m2 x2 हो जाएगा। m1 v नॉट t यहां से कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप x2 के लिए सिंप्लीफाई करें तो बहुत आसानी से x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x2 की वैल्यू हो जाएगी v नॉट t। अब m2 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो m2 यहां से डिवाइड हो जाएगा, m2 से डिवाइड कर देंगे, इसे राइट से लेफ्ट में लाएंगे, फिर से इसे लिखेंगे x2 को एक तरफ लिखकर, x2 इज इक्वल टू v नॉट t प्लस m1 अपॉन m2 हो जाएगा इंटू a 1 माइनस कॉस ओमेगा t। तो यह हमारा हो गया x2। और अब हम यहां से सेकंड पार्ट सॉल्व करना चालू करते हैं। ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड L नॉट। L नॉट क्या है? L नॉट स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। सपोज अब स्प्रिंग टूट गई है, स्प्रिंग को हमने ब्रेक कर दिया है और स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में पहुंच गया है। सपोज स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में पहुंच गया है। जिस जगह पर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ L नॉट पे पहुंचेगा वहां पर मासेस m1 m2 का एक्सेलरेशन कितने होंगे। सपोज इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका अगर एक्सेलरेशन a1 है तो हम डिफरेंशियल इसका कर सकते हैं 2 बार। तो
एक्सेलरेशन a1 फाइंड करने के लिए इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, d2x1 डिवाइड बाय dt2, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल m1। तो इसका दो बार डिफरेंशियल करेंगे, ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो जाएगा, v0 का t, v0 t का v0 और v0 का जीरो। इसका दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस माइनस बिकम कॉस ओमेगा टी, तो अल्टीमेटली आप फाइंड करेंगे ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत आसान है, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। ए का भी जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, ए कॉस ओमेगा टी का सेकेंड डेरिवेटिव आप माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी होगा। अगर नेचुरल लेंथ की केस में आप देखें तो फोर्सेस क्या होते हैं, जीरो। जब नेचुरल लेंथ में पहुंच जाएगी तो स्प्रिंग जीरो फोर्स एक्सर्ट करेगी, स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाता है जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर होती है। तो आपको यह समझना चाहिए कि अगर इनकी पोजीशन यहां पर x1 और x2 है रिस्पेक्टिवली और एक्सेलरेशन a1 a2 है, तो a1 a2 जीरो हो जाएंगे, और a1 if a1 is zero that means force is zero, then omega t is zero, cos omega t is zero। अगर a1 जीरो लेंगे दैट मीन्स फोर्स ऑन आइदर पार्टिकल इज जीरो, किसी भी पार्टिकल पे फोर्स देखें तो जीरो होगा, एक्सेलरेशन डेफिनेटली जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो a1 जीरो होगा, x का भी जीरो, m1 पार्टिकल का भी जीरो होगा, सेकंड पार्टिकल का भी जीरो होगा। तो यह जीरो तब होगा जब cos ओमेगा टी जीरो हो। अब हम एक बात फाइंड कर सकते, इस केस में स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी, एल नॉट है, तो एल नॉट क्या हो जाएगा, एल नॉट वह लेंथ हो गई जब x1 x2 के बीच में डिस्टेंस एल नॉट होगी। यहां पर आप देखिए एल नॉट हो जाएगा x2 माइनस x1 व्हेन cos ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो। cos ओमेगा टी जीरो सब्स्टिट्यूट करना होगा आपको, वहां पर जो x2 और x1 का डिफरेंस होगा वह एल नॉट होगा। तो आप देखिए x1 और x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 क्या होगा, x2 क्या होगा, cos ओमेगा टी जीरो है तो वह m1 अपॉन m2 a होगा, और x1 क्या होगा, v0 माइनस ए। v0 t इसमें भी है, v0 t इसमें भी है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस m1 अपॉन m2 इंटू ए। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। बहुत सिंपल है हालांकि ये क्वेश्चन, उसके बाद में यदि आपने कंसेप्ट शुरू से सही अप्लाई किया है तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन करने में थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है, प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो और कंसेप्ट बिल्कुल सही हो तो बहुत अच्छा आंसर आपके सामने होता है। आइए देखते हैं आगे। आईडीजे के नए पैटर्न्स की ये प्रॉब्लम देखिए, ऐसा लगता है काफी सिंपल प्रॉब्लम सही है। The section contains two questions. The question contains statement 1 assertion and statement 2 reason. Statement 1. In an elastic collision between two bodies, the relative speed of bodies after collision is equal to the relative speed before collision. यह true है, हम थ्योरी जानते हैं इसकी। Coefficient of restitution होता है 1, that is v2 minus v1 relative velocity, और उसी से हम relative speed भी फाइंड कर सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड निकालकर। In an elastic collision, the linear momentum of the system is conserved. Elastic collision हो, in elastic collision हो, linear momentum is conserved, so this is also true. अब हमें यह देखना है कि whether this second statement is the correct explanation of the first statement or not. तो हम देखते हैं इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होने से ही इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज, रिलेटिव स्पीड्स के मोमेंटम वैल्यू सेम हो, तो ऐसा नहीं है। यहां पर यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यह स्टेटमेंट हम जब ड्रॉ करते हैं, डिराइव करते हैं फॉर्मूला को, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा के करते हैं। तो आइए देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। If there is no external torque on the body about its center of mass, then the velocity of the center of mass remains constant. ये false है, torque का रिलेशन वेलोसिटी से नहीं, torque का रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन से होता है, तो यह तो बिल्कुल false हो जाएगा। और जब फर्स्ट false हो जाता है तो केवल डी ऑप्शन होता है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट false होते ही ऑप्शन केवल डी होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्रू यहां भी है, यहां भी ट्रू है, यहां भी ट्रू है, फर्स्ट false पर डी ऑप्शन होता है हमेशा। द सेकंड स्टेटमेंट फिर भी पढ़ लेते हैं हम। द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें कोई शक नहीं है। लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड का मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम, सो इट मस्ट बी कांस्टेंट ऑब्वियसली। स्टेटमेंट 2 is true, obviously it must be, because there is no option where two statements are false. So these are the